हाँ तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 4.3 के पहले जो उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण 7, 8 और 9, उन्हीं उदाहरणों को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, उदाहरण 7 में दिया गया है, यहाँ हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। लिखा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x-3 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है, इस द्विघात समीकरण का विविक्तकर ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो बच्चों, इसके पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिए। उसमें बताया गया है कि विविक्तकर का सूत्र क्या है और विविक्तकर कैसे ज्ञात किया जाता है और मूलों की प्रकृति कैसे बताई जाती है, इसके बारे में भी बताया गया है। उसे आप देख लीजिए। देखिए, विविक्तकर का सूत्र बताया गया है। विविक्तकर D बराबर, विविक्तकर को D से लिखते हैं और D बराबर सूत्र है B² माइनस 4AC। और मूलों की प्रकृति के बारे में भी बताया गया है। मूलों की प्रकृति के बारे में, मूलों की प्रकृति कैसे बताई जाती है, तो उसमें बताया गया है कि यदि D का मान 0 के बराबर है, D का मान किसके बराबर है? 0 के बराबर है, तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे। वास्तविक एवं समान होंगे। अगर D का उत्तर 0 के बराबर है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक एवं समान। और D का उत्तर 0 से बड़ा है, D का मान या D का उत्तर 0 से बड़ा है, तो मूल जो हैं वास्तविक एवं असमान होंगे। और अगर D का मान लेस देन 0 है, यानी D का उत्तर 0 से छोटा है, तो मूल कैसे होंगे? अवास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? अवास्तविक होंगे। अवास्तविक मूल प्राप्त होंगे। इन सब के बारे में बच्चों बताया गया है। आप इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिए। इसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए, इस सवाल में एक द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² माइनस 4x-3 बराबर 0। तो सबसे पहले आप इसी द्विघात समीकरण को लिखिए। तो दिया है समीकरण या द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x-3 बराबर 0। अब ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है, इसकी तुलना करना है। और इसकी तुलना किससे करेंगे? जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, उसी से इसकी तुलना कर दीजिए। यहाँ लिख दीजिए मानक रूप। मानक रूप क्या है द्विघात समीकरण का? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो तुलना कीजिए। तुलना आपको बताया गया है कई बार कैसे किया जाता है। इन दोनों को देखिए, सिर्फ इधर वालों को देखिए, दोनों में ध्यान से देखिए। x² दोनों में है, x² दोनों में है, तो दोनों का x² छोड़ दे। तो x² यहाँ का छोड़ेंगे तो क्या बचेगा? a, और यहाँ का x² छोड़ेंगे तो क्या बचेगा? 2। तो इसका मतलब दोनों का x² छोड़ दिया जाए तो यहाँ a बचा, यहाँ 2। तो इसका मतलब हुआ a बराबर 2, कामा यहाँ देखिए x से x दोनों में है, दोनों का x से x छोड़ दें तो यहाँ b बचा और वहाँ -4।
और C बराबर माना जाएगा 3। अब चूंकि विविक्तकर ज्ञात करना है तो विविक्तकर का सूत्र लिखिए। यहाँ लिखिए, हम जानते हैं कि विविक्तकर D बराबर होता है B² - 4AC। इसी में मान रखिए, मान रखने पर मान रखेंगे तो D बराबर B का मान रखिए। देखिए B का मान क्या है, -4, तो B के जगह पे -4 लिखिए और इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगाइए, माइनस आगे है, माइनस लिखिए, 4 है, 4 लिखिए। A है, A का मान देखिए 2 है, A के जगह पे 2 लिखिए और C के जगह पे 3 लिखिए। इसे हल कीजिए। D बराबर -4 का स्क्वायर कीजिए, 16 माइनस इन तीनों का गुणा, 4 दूना 8, 8 3 24, घटाइए तो कितना आएगा, -8। कितना आएगा, -8। तो ये विविक्तकर का उत्तर है। विविक्तकर का उत्तर यही है, D बराबर -8। अब मूलों की प्रकृति बताना है तो देखिए यहाँ ध्यान से, ये D का मान जो आया है या D का उत्तर जो आया है -8, इसे ध्यान से देखिए, -8 को, ये -8 D का मान है या D का उत्तर है। इसे ध्यान से देखिए और पता कीजिए कि ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है कि 0 के बराबर है। तो ध्यान से देखिए, ये जो लिखा है -8, ये 0 से क्या है, छोटा है। 0 से कैसा है, छोटा है। अगर ये माइनस न होता, 8 ही केवल रहता तो 0 से बड़ा माना जाता, लेकिन -8 है इसलिए 0 से कैसा है, छोटा है। यानी D का उत्तर जो आया है वो 0 से छोटा है। यहाँ लिखिए, क्योंकि D का मान मतलब उत्तर 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे, अवास्तविक। देखिए D का मान 0 से छोटा रहे तो मूल कैसे होते हैं, अवास्तविक। दोनों मूल अवास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे। तो यही है बच्चों उदाहरण 7 का हल। तो इसके दोनों मूल अवास्तविक होंगे, इसका मतलब वास्तविक मूल नहीं होंगे। अवास्तविक होंगे का मतलब इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। इसे नोट कर लीजिए, तब आगे वाला उदाहरण बताया जाए। तो चलिए इसे मीट दे रहे हैं। अब उदाहरण 8 लिखिए। उदाहरण 8 में क्या दिया गया है, लिखा है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों A और B से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? तो इसमें लिखा है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क। तो क्या कीजिए, सबसे पहले एक पार्क बनाइए और पार्क कैसा रहे, पार्क कैसा रहे, वृत्ताकार रहे। लिखा है ना वृत्ताकार पार्क, तो एक वृत्ताकार पार्क बना दिया जाए। तो चलिए ये मान लीजिए वृत्ताकार पार्क है। चलिए वृत्ताकार पार्क हुआ।
अब इसका केंद्र यहाँ है, ये वृत्ताकार क्या है, पार्क है, वृत्ताकार पार्क, वृत्ताकार पार्क है, इसका केंद्र यहाँ पे है। अब कह रहे हैं कि एक इस पार्क की परिसीमा, ये परिसीमा ये है, परिसीमा मतलब परिधि कहिए, परिसीमा मतलब परिधि। कह रहे हैं कि पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। तो कह रहे हैं कि पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा गाड़ना है। तो मान लीजिए वो खंभा यहाँ गड़ा हुआ है, यहाँ देखिए परिसीमा पर ही गाड़ने के लिए कहा गया है, तो परिसीमा पर मान लिया जाए यहाँ एक खंभा गड़ा है, मान लीजिए खंभा P है, ये P एक खंभा है, यही गाड़ना है खंभा। अच्छा, कहा जा रहा है कि परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों, कह रहे हैं कि पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं, तो क्या कीजिए पहले एक व्यास खींचिए, व्यास देखिए हम यहाँ से यहाँ तक खींच दें, ऐसे यहाँ ऐसे एक व्यास खींच दे रहे हैं, व्यास मतलब केंद्र से होकर लाइन जाए, ये मान लीजिए व्यास है, ए से लेकर बी तक एक व्यास है, ये व्यास हुआ केंद्र से होकर गया है, इसलिए क्या है ए बी पूरा व्यास है। इसकी लंबाई देखिए 13 मीटर, व्यास 13 मीटर दी गई है, इसकी लंबाई 13 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई इसकी 13 मीटर है, तो व्यास की लंबाई दिए हुए हैं। कह रहे हैं कि व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर, तो व्यास के दोनों अंत बिंदु कौन है, ए है और बी है, इस ए बी तो पूरा व्यास है, ए से बी तक जो लाइन खींचे है वो क्या है, व्यास है, और व्यास का अंत बिंदु कौन है, अंत बिंदु एक ठू ए है, एक ठू अंत बिंदु बी है, अंत बिंदु एक ठू ए है, अंत बिंदु एक ठू बी है। कह रहे हैं अंत बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी, यहाँ मान लीजिए यहाँ एक फाटक बना है ए पर, एक फाटक बना है बी पर, एक फाटक बी है, एक फाटक ए है, तो लिखे हैं ना कि व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक, ये व्यास हुआ ए बी, उसके अंत बिंदु ए और बी हैं, यही दोनों फाटक बने हैं, एक फाटक का नाम ए है, एक फाटक का नाम बी है। तो लिखे हैं आगे, बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो, यानी फाटक ए और फाटक ए और फाटक बी से खंभे की दूरी का अंतर कितना हो, 7 हो, दूरियों का अंतर कितना हो, 7 मीटर हो। फाटकों ए और बी से, फाटक ए और फाटक बी से खंभे की दूरी हो, खंभे की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी, फाटक ए से खंभे की दूरी, फाटक बी से खंभे की दूरी का अंतर कितना हो, 7 हो। ये पी पर खंभा है, यही खंभा गाड़ना है। कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ फाटक बी से यहाँ तक की दूरी का जो अंतर हो, इन दोनों का जो अंतर हो वो कितना हो, 7 हो। तो क्या कीजिए कि यहाँ कुछ बातें इसके बारे में लिख दीजिए, जैसे हल में लिख दें, माना वृत्त की, माना वृत्ताकार आर्क की परिसीमा पर एक बिंदु ई है जहाँ हमें
एक खंभा गाड़ना है, खंभा गाड़ना है। माना वृत्ताकार पार्क की परिसीमा पर एक बिंदु P है जहां हमें क्या करना है, खंभा गाड़ना है। फिर आगे लिखा जाए, माना AB एक व्यास है, माना AB बराबर 13 मीटर पार्क का व्यास है। माना अब ये A और B पे फाटक है, तो एक चीज और मान लिया जाए, माना A से P की दूरी है x। मान लिया जाए A से P की दूरी x है, यानी फाटक A से जहाँ खंभा गाड़ना है, फाटक A से जहाँ खंभा गाड़ना है वहाँ तक की दूरी कितना मान ले, x। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम कितना मान ले रहे हैं, x मीटर। तब प्रश्न के अनुसार देखिए, तब प्रश्नानुसार क्या कह रहे थे, प्रश्न में कह रहे थे कि फाटक A से खंभे की दूरी और फाटक B से खंभे की दूरी का अंतर कितना रहे, 7। तो देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी लिखिए, यानी AP, यानी फाटक A से खंभे की दूरी। फाटक B से खंभे की दूरी लिखिए, यानी B से P। इन दोनों का अंतर मतलब घटाना, किसके बराबर है, 7 मीटर हो, मतलब 7 के बराबर। AP का मतलब समझते हैं, AP, A क्या है, फाटक A है, P क्या है, जहाँ खंभा गाड़ना है, यानी फाटक A से खंभे की दूरी है AP, और BP क्या है, B। देखिए फाटक B है और P जहाँ खंभा गाड़ना है, यानी फाटक B से खंभे की दूरी BP, और दोनों का अंतर मतलब इसका अंतर मतलब घटाना कितना है, 7। अब इसमें क्या कीजिए, AP की जगह x लिखिए, या AP की जगह x लिखिए, तो x माइनस BP बराबर कितना, 7। या BP को उधर ले जाइए, BP को हम इधर पक्षांतर कर दें तो क्या कहते हैं, 7 इधर आ जाएगा, तो BP उधर गया प्लस में होगा, और 7 इधर आएगा तो x माइनस 7 हो जाएगा। तो देखिए B से P की दूरी कितना है, B से P की दूरी कितनी है, x माइनस 7 मीटर, x माइनस 7 मीटर। ये समझ में आ रहा है ना। देखिए हम BP का मान निकाल रहे हैं, तो BP को उधर साइड में ले गए तो माइनस में था, प्लस में हो जाएगा, और 7 को इधर लाए तो माइनस में हो गया, तो यानी x माइनस 7 BP बराबर हो, और AP बराबर हमें x माने हैं। और देखिए A से P की दूरी हमें पता ही है। अच्छा देखिए ये एक समकोण त्रिभुज जैसा है, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ लिखा जाए कि समकोण त्रिभुज APB में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो इनका अंग्रेजी अक्षरों में नाम लिखिए। जैसे कर्ण कहाँ से कहाँ तक है, देखिए A से लेकर P तक कर्ण है। कर्ण कैसे पहचाना जाता है, जहाँ 90 अंश का कोण रहे उसके ठीक सामने वाली लाइन का नाम कर्ण होता है। जहाँ 90 अंश का कोण रहे उसके ठीक सामने वाली लाइन का नाम कर्ण। तो चित्र में कर्ण कौन है, AB, तो कर्ण की जगह AB लिखिए।
लंब कौन है? लंब देखिए ऐसे खड़ी लाइन जो है वो लंब है, तो बी पी। आधार कौन है? ए से पी तक, ए पी स्क्वायर। इनकी लंबाई रखिए, ए से बी की लंबाई देखिए कितनी है? ए से बी की लंबाई 13 है, यहाँ 13 लिखिए, 13 स्क्वायर। बी से पी की लंबाई कितनी है? बी से पी की लंबाई x माइनस 7 है, x माइनस 7 का स्क्वायर। ए से पी की लंबाई कितनी है? x है, तो x स्क्वायर। इसे हल कीजिए, 13 का स्क्वायर करेंगे 169। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाइए, तो एक एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 ए बी यानी 2x7 और प्लस एक्स स्क्वायर। 169 बराबर एक्स स्क्वायर जोड़िए, 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 दूना 14x। अब क्या कीजिए, ये पोर्शन पहले लिख दीजिए बाएं तरफ और इसे उठा के दाहिने तरफ कर दीजिए, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x बराबर 169। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इधर से इसको 75 कर लीजिए, माइनस 169 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस, नहीं, अब इन दोनों को घटा के देखिए, 169 में से 49 घटाइए 0 2 ए, तो माइनस 120 बराबर 0, माइनस 120 बराबर 0। 2 से देखिए, 2 से ये सब संख्याएं कर सकती हैं, तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देने पर भाग दीजिए, तो 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 2 कटेगा एक्स स्क्वायर, 2 से इसमें भाग देंगे 2 सते 14 माइनस 7x, और 2 से इसमें भाग दीजिए 2 चौक 12 0 बराबर 0। तो देखिए समीकरण क्या बन गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। एक बार चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर, इसे जोड़ दिए, इसका स्क्वायर 14x। ठीक है, ये पूरा चीज़ उठा के हम बाएं तरफ कर दिए हैं, इसे उठा के दाहिने तरफ किए हैं, सही है। अब देखिए ये जो आया है समीकरण, ये एक द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है? जो द्विघात समीकरण है, जो एक द्विघात समीकरण है, जो एक द्विघात समीकरण है। अब ये द्विघात समीकरण है तो इसे हम लोग गुणनखंड भी से हल कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर भी हल कर सकते हैं, और श्रीधराचार्य के सूत्र से भी हल कर सकते हैं। तो चलिए, अब श्रीधराचार्य वाला तो इसमें दिया नहीं गया है, पूर्ण वर्ग बनाकर भी नहीं दिया गया है, तो इसे गुणनखंड भी से हल किया जाए। तो देखिए यहाँ अचर पद कौन है? देखिए 60 है, अचर पद कौन है? 60 है। इसके 2 भाग कीजिए, इसका 2 भाग करने के लिए पहाड़ा पढ़िए, जैसे 10 चौक 60, 12 पंचे 60 होता है ना। तो देखिए इसके लिए 12 पंचे 60 सही होगा, 12 पंचे 60 और 12 में 5 घटाइए 7 आएगा, तो इसके लिए 12 और 5 सही है। तो यहाँ लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा दोनों कीजिए, तो 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा। चलिए इधर का हम मिट दे रहे हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इतना मिट दे रहे हैं इधर का। अब देखिए इसे हल किया जाए आगे।
देखिए इन दोनों का एक समूह बना लीजिए, इन दोनों का एक समूह, इसमें कॉमन लीजिए। देखिए इसमें कॉमन होगा x, बचेगा x माइनस 12, और वहाँ दूसरे समूह में कॉमन है 5, बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए इस लाइन में कॉमन है x माइनस 12 और बचा x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए पहला कोष्ठक और दूसरा कोष्ठक दोनों 0 के बराबर हैं, तो पहला कोष्ठक लेके 0 के बराबर कीजिए। यदि x माइनस 12 बराबर 0 हो तब x बराबर 12 होगा, और दूसरा कोष्ठक लीजिए। यदि x प्लस 5 बराबर 0 हो तब x बराबर माइनस 5 होगा। अब देखिए यहाँ x के दो मान मिल गए हैं, x का मान 12 भी आया है, x का मान माइनस 5 है। इन दोनों में कोई एक सही होगा। कौन सही होगा? तो देखिए x हम किसे माने थे? AP बराबर x माने थे, यानी AP को x माने थे। और AP क्या है? AP क्या है वहाँ देखिए, A क्या है? फाटक है। P क्या है? जहाँ खंभा गाड़ना है, यानी फाटक A से खंभे P की दूरी है। AP क्या है? फाटक A से खंभे की दूरी है, यानी AP एक दूरी है, और दूरी जो है ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, दूरी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो ये जो AP आया है, AP बराबर x माने थे, x बराबर माइनस 5, और ये दूरी है एक प्रकार की, तो दूरी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए ये अमान्य कर दिया जाएगा, यानी ये सही नहीं है x का मान, क्योंकि AP क्या है? दूरी है। तो AP बराबर x है तो ये भी दूरी है, x बराबर माइनस 5 आ गया, यानी दूरी ऋणात्मक आ गई, और दूरी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। तो ये जो प्लस में आया है ये मान्य होगा, ये सही है, ये सही है। तो अब इसी को लेकर हम लोग बताएंगे कि फाटक A से खंभे की दूरी कितनी है, यानी फाटक A से कितनी दूरी पे खंभा गाड़ना है, और फाटक B से कितनी दूरी पे खंभा गाड़ना है। तो लिखा जाता है फाटक A से खंभे की, फाटक A से खंभे की दूरी AP बराबर x माने थे, x बराबर कितना? 12 मीटर, यानी फाटक A से कितनी दूरी पे खंभा गाड़ना होगा? 12 मीटर की दूरी पर। और तथा फाटक B से खंभे की दूरी BP बराबर देखिए यहाँ कितना था? x माइनस 7, x माइनस 7 मीटर, यहाँ मीटर लिख सकते थे ऐसे। और तो क्या कीजिए, x के जगह 12 लिखिए, x का मान देखिए 12 है ना, x का मान 12 रखिए, यहीं रखिए। 12 माइनस 7 मीटर, और घटा दीजिए तो कितना होगा? 5 मीटर उत्तर। इसका मतलब फाटक A से खंभे की दूरी कितनी होनी चाहिए? 12 मीटर, और फाटक B से खंभे की दूरी कितनी होनी चाहिए? 5 मीटर। तो बच्चों यही है उदाहरण 8 का हल। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, ये कह रहे थे फाटकों A और B से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। यहाँ देखिए हम क्या किए हैं कि पहले A से P की दूरी और B से P की दूरी दोनों को घटाए हैं, AP माइनस BP किए हैं, मतलब इस दूरी को पहले लिख दिए हैं और ये वाली दूरी को बाद में लिखे हैं, फिर दोनों को घटा के बराबर 7 किए हैं। इसे आप ऐसे भी कर लेंगे
पहले वो वाली दूरी लिखिए बीपी, फिर माइनस लगाएंगे तब ये दूरी एपी लिखिए, एपी बराबर 7 लिखेंगे तब भी सही रहेगा, तब भी आप ये सही रहेगा, तब भी देखिए सही रहेगा। चाहे तो इसे करके आप हल करके देखिएगा सही आएगा। एपी की जगह आप कितना लिखेंगे यक्स, यहाँ यक्स लिखिए, यहाँ कितना लिखेंगे यक्स, और ऋण यक्स होगा, ऋण यक्स को उधर ले जाएंगे तो देखिए ऋण यक्स को उधर ले जाएंगे क्या होगा, बीपी माइनस यक्स बराबर 7, तो बीपी बराबर क्या होगा 7 प्लस यक्स, 7 प्लस यक्स मीटर होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे जब, तो वहाँ बीपी की जगह आप 7 प्लस यक्स रख के हल करेंगे तो इसी तरह का समीकरण आएगा जैसे ये है, लेकिन यहाँ हो सकता है प्लस हो, यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा। प्लस आने से क्या होगा, प्लस आने से देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस आ जाएगा तो 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 5, आगे x माइनस 60 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन, देखिए x प्लस 12 माइनस 5 x प्लस 12 बराबर 0, x प्लस 12 कॉमन बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। तो देखिए यहाँ x का मान माइनस 12 आएगा और x का मान 5 आएगा। इस बार देखिए ये वाला ऋण में आया है, इसे अमान्य कर देंगे अमान्य, और इसे मान्य लेंगे मान्य, यानी ये सही माना जाएगा वो गलत। x का मान क्या आएगा 5, x का मान क्या आएगा 5, मतलब यहाँ x का मान 5 रखिए तो फाटक ए से यानी एपी बराबर कितना है 5 मीटर, मतलब ये दूरी 5 मीटर हो जाएगी और ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ x का मान 5 जो है यहाँ रखिए तो 5 और 7 12, यानी बी से पी की दूरी कितनी रहेगी 12, यानी यही दूरियां बदल जाएंगी तब ये दूरी एपी जो है 5 आएगा ये 12 आएगा, और अभी ये 12 आ रहा है ये कितना आ रहा है 5 आ रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही रहेंगे। तो आप चाहे जैसे लगाइए कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बच्चों ये उदाहरण 8 है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब उदाहरण 9 को हल किया जाए, नोट कर लीजिए इसे। चलिए इसे मीट दे रहे हैं। एक उदाहरण और है, तो देखिए इसे आप करके देखिएगा जो अभी हम बता रहे थे, चाहे एपी माइनस बीपी बराबर 7 लिखिए या बीपी माइनस एपी बराबर 7 लिखिएगा सही आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस वही दूरी जो है ए से पी की दूरी 12 और बी से पी की दूरी 5, ये दूरियां बदल जाएंगी और बाकी उत्तर सही रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए उदाहरण 9 देखिए क्या है। उदाहरण 9 में लिखा है, उदाहरण 9 में लिखा हुआ है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x धन 1/3 बराबर 0, 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए, का विविक्त कर ज्ञात कीजिए, का विविक्त कर ज्ञात कीजिए, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए।
और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात करके दिखाइए कि वो मूल कौन हैं। तो चलिए उन मूलों को हम लोग ढूंढ लेंगे कौन है। सबसे पहले देखिए क्या करना है। कह रहे हैं कि इस द्विघात समीकरण का विविक्तकर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम विविक्तकर ज्ञात किया जाए, तब आगे देखेंगे क्या क्या करना है। तो हल, तो सबसे पहले आप समीकरण लिखिए। दिया है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0। इसकी तुलना कीजिए मानक रूप से। मानक रूप ax² + bx + c = 0 से तुलना कर दीजिए। करने पर तुलना करेंगे, देखिए बताइए a बराबर कितना मिलेगा। a बराबर देखिए 3 है। a बराबर 3, b बराबर कितना -2, c बराबर 1/3। अब विविक्तकर का सूत्र लिखिए और उसमें मान रखिए। तो देखिए विविक्तकर का सूत्र क्या है। हम जानते हैं कि d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। इसी में मान रखिए, इसलिए d बराबर b का मान -2 का स्क्वायर -4, a का मान 3, c का मान 1/3। 3 से 3 कट जाएगा तो d बराबर -2 का स्क्वायर 4 - 4, तो d बराबर 0। ये विविक्तकर का उत्तर है। अब विविक्तकर का उत्तर आ गया है, इसका उत्तर मिल गया। अब कह रहे हैं कि मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए d का मान कैसा आया है। d का जो उत्तरवा आया है ये कैसा है, 0 के बराबर है। d का मान जो आया है वो कैसा है, 0 के बराबर है। यहाँ लिखिए चूंकि d का मान 0 के बराबर है, d का मान 0 के बराबर है। और जब d का मान 0 के बराबर है तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल कैसे होते हैं, वास्तविक एवं समान होते हैं। तो d का मान 0 के बराबर है, इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक एवं समान होंगे। तो दोनों मूल कैसे होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। यानी वही मूल दो ठो आएंगे। जैसे ये पहला मूल अगर -3 आ रहा है तो दूसरा भी -3। पहला मूल अगर 1/4 आ रहा है तो दूसरा भी 1/4। तो समान होंगे और कैसे, वास्तविक। चलिए मूलों की प्रकृति हो गई। अब कह रहे हैं कि यदि वे मतलब मूल, यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ हम लोग बता तो रहे हैं कि मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं। दोनों मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं।
और ये लोग भी कह रहे हैं कि अगर मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ढूंढिए। तो मूल ढूंढा जाए, तो जो द्विघात समीकरण है इसे हल करके मूल ढूंढ सकते हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए क्या करें? द्विघात समीकरण जो दिया गया है उसी का गुणनखंड कर दिया जाए। उसी का क्या कर दें? गुणनखंड। तो देखिए, मूल ज्ञात करने के लिए जो समीकरण है उसे लिखें। समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। इसका लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम कैसे लेंगे? 3 का गुणा इसमें कीजिए, 3 का गुणा इसमें कीजिए, लेकिन 3 का गुणा 1 में मत कीजिए। 3 का गुणा यहाँ कीजिए, 3 का गुणा यहाँ कीजिए, लेकिन 3 का गुणा 1 में मत कीजिए, क्योंकि एक के नीचे 3 लिखा हुआ है। तो 3 का गुणा यहाँ कीजिए, 9x² माइनस 3 दूना 6x प्लस 1 पूरे के बटे में 3 बराबर 0। तिरछा गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा करेंगे, 3 का गुणा 0 में होगा, तो होगा 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 गुणित 3। ये होगा 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। अगर आप इसका गुणनखंड नहीं करना चाहते हैं तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा बन सकता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा बन सकता है। देखिए, हम बना दें, 3x का होल स्क्वायर लिख दें। देखिए, इसे क्या लिख दिए? 3x का होल स्क्वायर प्लस 1 को लिख दें, प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। और यहाँ जो माइनस 6x है इसे वहाँ मत लिखिए। वहाँ देखिए कैसे लिखिए, अपने से 2 लिखिए गुणित इस कोष्ठक के अंदर जो बंद है 3x उसे लिखिए, और इस कोष्ठक के अंदर जो बंद है उसे लिखिए। देखिए, अच्छा, इन तीनों का गुणा करके देखिए, इन तीनों का गुणा करेंगे कितना आएगा? 6x आएगा। तो कहने का मतलब इसी को हम देखिए ऐसे बना दिए। या तो आप गुणनखंड कर लीजिए। देखिए, ये x² का गुणांक 9 है, अचर पद 1 है, 9 और 1 का गुणा, 9 1 का 9, 9 1 का 9, और 9 के 2 भाग कीजिए, 3 3 का 9, 3 3 6। तो 6 के स्थान पे 3 प्लस 3 लिख दीजिए। 6 के स्थान पर 3 प्लस 3 लिख के गुणनखंड कर दीजिए, आ जाएगा। नहीं तो ऐसे कर दीजिए जैसे हम बता रहे हैं। अब देखिए, इसे ए पढ़िए, ये जो कोष्ठक में बंद है इसे ए पढ़िए, ऐसे जो कोष्ठक में बंद है इसे बी पढ़िए। तो 3x को ए पढ़ेंगे तो यहाँ भी 3x है, ए पढ़ेंगे, इसे बी पढ़ेंगे तो इसे भी बी पढ़ेंगे। तो पढ़ के देखिए, a² प्लस b² माइनस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab का उत्तर क्या लिखें? a² प्लस b² माइनस 2ab का उत्तर a माइनस b का होल स्क्वायर। तो लिखा जाए a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 0 होगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर हटाइए तो क्या होगा? 3x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस √0 होगा। फिर 3x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 0 होगा ना। तो क्या कीजिए, एक बार प्लस चिन्ह लीजिए। प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लीजिए तो 3x माइनस 1 बराबर प्लस 0, तो 3x बराबर 1, x बराबर 1/3। माइनस चिन्ह लीजिए, माइनस चिन्ह लेने पर यही में से, इसी में से माइनस लीजिए, तो 3x माइनस 1 बराबर 0, माइनस 0, तो 3x बराबर माइनस 1 माइनस 0, और माइनस 1 उधर गया, प्लस 1, तो 3x बराबर 1, x बराबर 1/3। तो देखिए, ये भी मूल है और ये भी क्या है? मूल है।
अब दोनों मूल कैसे हैं? समान हैं। तो यही दोनों मूल होंगे, यही दोनों मूल हैं 1/3 1/3। अच्छा, इनका गुणनखंड करके देखिए। मान लीजिए उस तरह नहीं करना चाहते तो इधर देखिए, इधर ऐसे कर सकते थे 9x² और -6 के जगह 3 + 3 लिखिए, आगे x + 1 = 0, तो 9x² - 3x - 3x + 1 = 0। x का गुणा दोनों में कर दिए हैं, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लीजिए। इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, 3x, तो बचेगा 3x - 1, और इन दोनों में कॉमन क्या है 1, तो बचा 3x - 1 = 0। अब देखिए कॉमन क्या है 3x - 1, 3x - 1 = 0। पहला कोष्ठक लीजिए, यदि 3x - 1 = 0 हो तब क्या होगा, ऋण 1 को उधर ले जाइए, पक्षांतर कीजिए, 3x = 1, x = 1/3, ये एक मूल आया। दूसरा कोष्ठक लीजिए, यदि 3x - 1 = 0 हो तब 3x = 1, x = 1/3, ये भी एक मूल हुआ। तो देखिए दोनों मूल, वही दोनों मूल यहाँ भी आ रहे हैं। कुल मिला के आप चाहे इधर वाला हल कर दीजिए, चाहे उधर, मूल आपको मिल जाएंगे। और यहाँ हम लोग मूल के बारे में बताए भी थे, दोनों मूल कैसे होंगे, समान। तो देखिए दोनों मूल समान आ भी रहे हैं। तो बच्चों ये उदाहरण 9 हुआ, इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों उदाहरण 7, 8 और 9 पूरा हो गया है। अब अगले वीडियो में आपको उदाहरण प्रश्नावली 4.3 के सवाल हम बताएंगे। इसमें कुल 5 सवाल दिए गए हैं, तो 5 सवाल हम अगले वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।